नमस्कार, बाखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। बाखबर में आज हम बात करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश भाजपा के इलेक्शन मोड पर आने पर तैयारियों के सिलसिले में। दरअसल बीजेपी अब चुनावी मोड पर आ चुकी है। ये पिछले कई बार की बैठकों में साबित भी हुआ है। आज हम इसलिए इस पर बात कर रहे हैं क्योंकि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल के पास सीहोर जिले में कार्यकर्ताओं के एक प्रशिक्षण वर्ग को संबोधित करते हुए मतदाताओं से जुड़ने के टिप्स बताया और किस तरह से समर्थन को वोट में तब्दील करने की चीजें होती, इस पर से भी कार्यकर्ताओं को रूबरू कराया। मुद्दा था ओबीसी का प्रशिक्षण वर्ग। दरअसल बीजेपी पिछले एक साल से आदिवासी, ओबीसी और अन्नदाता इन तीन पर फोकस किए हुए है। उन्हें मालूम है कि सरकार में लौटने के ये तीनों बीज मंत्र हैं। आदिवासियों के मामले में जबलपुर से लेकर जोबट, अगर हम बात करें झाबुआ तक, तो बीजेपी आदिवासियों को अपनी पार्टी की तरफ ले जाने में लगी हुई। उससे मालूम है कि 2018 के चुनाव में आदिवासी वोट बैंक खिसकने के चलते बीजेपी सरकार से बाहर हो गई थी। इसके बाद अन्नदाता, पिछले दिनों सबको याद होगा कि भोपाल में किसान नाराज थे और आंदोलन करने के लिए भोपाल आए थे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अचानक आंदोलनकर्ता किसानों के बीच में जाते हैं और वहां जाकर वो तमाम उनकी मांगों पर विचार विमर्श करते हैं और कहते हैं कि मैं आपकी बात मानने आया हूं, तभी तो आपके साथ मंच पर हूं। तो अन्नदाता, आदिवासी और आज हम बात करेंगे ओबीसी पर। ये तीन ट्रिपल ए ऐसे हैं जो बीजेपी के लिए जीत का मंत्र है, सरकार में लौटने का मंत्र है। इस पर विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे वरिष्ठ पत्रकार साथी संजय सोनी जी। स्काइप पर रहेंगे मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकारों में शामिल डॉक्टर राहुल रंजन, और दूसरे स्काइप पर हमारे साथी रहेंगे आशीष जोशी। पत्रकार भी हैं, प्राध्यापक भी हैं और कह सकते हैं कि राष्ट्रीय मीडिया का उनको लंबा तजुर्बा है। आशीष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। राहुल जी, आपका भी, और संजय जी, आपका भी पूरी चर्चा में स्वागत है। चर्चा की शुरुआत संजय जी आपसे कि मध्य प्रदेश की जो भाजपा की राजनीति है वो अब तीन बिंदुओं पर केंद्रित हो रही है: ओबीसी, आदिवासी और अन्नदाता। आज की जो बैठक है, ऐसा कम होता है कि पिछड़ा वर्ग की बैठक भोपाल से बाहर हुई हो और उसमें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिरकत कर रहे हों। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने आज उसमें भाग लिया। उसके साथ साथ सबसे खास बात, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल भी इसमें शामिल हुए। ये चीज़ बताती है कि बीजेपी का फोकस अब ओबीसी के साथ साथ किसानों पर भी था और आदिवासियों पर था। आपकी राय कि ये जो कोशिश है कांग्रेस से कितना आगे बीजेपी को निकाल रही है? देखिए, बहुत अच्छी बात कही आपने, और आपने इस विषय पे बहुत चर्चाएं की हैं डिबेट के माध्यम से। तो मुझे लगता है कि ये एक चीज और जिसमें जुड़ती है, युवा वर्ग का भी एक अभी हाल में प्रशिक्षण हुआ था, जिसमें और साथ में एक और आईटी वर्ग का भी एक प्रशिक्षण हुआ था भाजपा का। इन सब में उन्होंने बहुत बड़ी बातें कही कि अब इतना 100 इतना ये हम तैयार करेंगे और आईटी की फौज तैयार होगी जो सीधे चुनाव में मुकाबला करेगी। तो मुझे लगता है कि अब ये बातें इसीलिए भी इनको ज्यादा ध्यान आ रही हैं, कोई भी राजनीतिक दल हो, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, क्योंकि अब चुनाव नजदीक है। और चुनाव नजदीक के साथ साथ जो अगर सरकार में है तो उनको एंटी इनकम्बेंसी दूर करनी है, और अगर मान लो जो सत्ता पाना चाहते हैं वो लोगों को बीच में जाएं, कैसे उसके बीच में अपनी बात रखें, इस सब का माध्यम है। भाजपा प्रशिक्षण करती है और कांग्रेस बैठकें करती है, और बैठकों में आप जानते भी हैं कि कई बार जूतम पेजार भी हो जाते हैं। ये कांग्रेस के मीटिंगों में सामने आता है जी। और प्रशिक्षण में ये बात सही है कि 2 दिवसीय प्रशिक्षण हुआ है, और ये प्रशिक्षण वर्ग भले ही ओबीसी प्रकोष्ठ का हो, लेकिन इसके कई मायने हैं। क्योंकि आज आपने खुद ही कभी कहा कि ओबीसी, किसान और एससी एसटी आदिवासी पे फोकस है, लेकिन अब तो सब वर्ग का ध्यान करने की समय आ गया, क्योंकि अब चुनाव आ गया। तो मुझे लगता है कि अब तो सभी वर्ग के तरफ ध्यान देने की बात है। और अभी शिवराज जी ने जिस तरह संगठन पे और हर वर्ग को ध्यान दे रहे हैं, मुझे लगता है कि जो काम सत्ता का नहीं होकर संगठन का था वो सत्ता पे केंद्रित है, क्योंकि अब सत्ता के माध्यम मुखिया होने के नाते। बिल्कुल संजय जी, दरअसल शिवराज सिंह चौहान ऑल इन वन की स्थिति में है। वो जब मौका आता तो संगठन की बात भी करते हैं, मौका आता सरकार की बात भी करते हैं,
और मौका जब आता तो वो खुद सरकार के रूप में खुद प्रतिपक्ष की बात भी करते हैं। आशीष जी और राहुल जी मेरी इस बात से इत्तेफाक रखेंगे कि शिवराज सिंह चौहान दरअसल एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो किसी भी पोजीशन पर खेल लेते हैं। अगर उनको लगता है कि किसानों का आंदोलन है और वहां जरूरत है मुख्यमंत्री के पहुंचने की, अचानक बिना बताए वो उस आंदोलन में पहुंचकर पूरे आंदोलन की हवा निकाल देते हैं। ये रणनीति का हिस्सा भी है और किसानों के बीच में अपनी लोकप्रियता को बढ़ाने का भी हिस्सा है। आदिवासियों की बात, आशीष जी आपको पता है कि नरेंद्र मोदी जी भोपाल आए थे, आदिवासियों की आखिरी महारानी कमलापति के नाम से उद्घाटन किया रेलवे स्टेशन का, लेकिन उसके पहले अमित शाह जबलपुर पहुंचते हैं। आदिवासी बेल्ट है, मंडला तक के आदिवासी वहां शामिल थे, तो रघुनाथ शाह से लेकर जितने भी आदिवासी वहां हुए उन सब की उन्होंने बात की। तो सीधी सी बात है कि अब जो किसानों का फोकस, अन्नदाता का फोकस है वो बटेगा, आदिवासियों पर जाएगा, आदिवासियों से वो ओबीसी पर आएगा, और जैसा संजय जी कह रहे हैं कि हर एक पर फोकस करना पड़ेगा। चर्चा में मैं एक नाम जरूर जोड़ूंगा कि जो कर्मचारी वर्ग है, अभी कुछ दिनों बाद देखिए कि कर्मचारियों के आंदोलन भी अभी रौद्र रूप धारण करेंगे, सड़कों पर आंदोलन होगा और वहां भी सरकार को बैलेंस करना पड़ेगा। आशीष जी आपका लंबा तजुर्बा है, मध्य प्रदेश से लेकर गुजरात, दिल्ली, सब जगह। क्या लगता है कि मध्य प्रदेश में जो बीजेपी काम कर रही है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह और बीडी शर्मा की टीम संगठन की, किस ढंग से देखते हैं? आज का जो ओबीसी का प्रशिक्षण वर्ग था, बीजेपी में इसकी परंपरा थोड़ी सी घटी है, लेकिन चुनाव के चलते इसकी संख्या बढ़ रही है। आपकी राय? जी बिल्कुल राघवेंद्र जी, जैसा भी संजय जी कह रहे थे कि कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देने की आवश्यकता है, क्योंकि कार्यकर्ता लगातार सत्ता में रहने के कारण से उनके अंदर एक भाव आता है कि लोग हमारे पास खुद चलकर आते हैं। और स्वाभाविक है, जब आप सत्ता में होते हैं तो लोग काम करवाने के लिए आपके पास आते हैं। तो आपके पास जैसे होता है कि प्यासे जो है कुएं के पास जाता है, कुआं प्यासे के पास नहीं जाता। लेकिन बिल्कुल। ये चुनाव की बेला ऐसी होती है जब कुएं को प्यासे के पास जाना पड़ता है। तो निश्चित तौर पर 1 साल चुनाव के लिए बचा है, और जिस तरीके से कांग्रेस ने अभी वातावरण तैयार किया है, भारत जोड़ो यात्रा में हमने देखा है कि पश्चिमी मध्य प्रदेश में एक वातावरण तैयार हुआ है। तो निश्चित तौर पर एक राजनीतिक दल के तौर पर बीजेपी को भी सचेत रहने की आवश्यकता है। और जैसा आपने एक जिक्र और भी किया है कि आजकल ये कार्यकर्ताओं की आदत हो गई कि एक सोशल मीडिया को लेकर एक बहुत माहौल बना हुआ है कि सोशल मीडिया हो जाएगा यानी सब काम हो जाएगा। हमने एक पोस्ट डाल दी, हमारे सारे कर्तव्यों की तीसरी हो गई। ठीक है, इंटरनेट की कनेक्टिविटी बहुत ज्यादा है, शहरी और ग्रामीण युवाओं के बीच में भी इंटरनेट की पहुंच है, लेकिन अभी भी जो एक आम मतदाता है, जो आपने जैसे कहा कि किसानों की बात की, अभी तक वो भले ही यूट्यूब का इस्तेमाल करते हो, व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हो, लेकिन आज भी पुरानी परंपरा है जो मैन टू मैन एंड डोर टू डोर वाली संपर्क वाली, वो कहीं ना कहीं अभी कमी आई है। तो जरूरत है फिर से कि जो बीजेपी का जो कोर वोटर है वो संपर्क से पर आता है। परंपरागत रूप से कई बार जो फ्लोटिंग वोट्स होते हैं 4-5% का जो वोट है, वो पिछली बार हमने देखा कि वो छिटक गया था बीजेपी से, क्योंकि कहीं ना कहीं एक संपर्क की कमी आई थी। तो बीजेपी को जरूरी है कि वो एक संपर्क बनाए। और आप एक संकेत बहुत आगे अभी हमारा आशीष जी से संपर्क कट गया है, दोबारा हम उनसे। जी आशीष जी, हाँ अजीब बात पूरी करें। स्कीम का जो एक तरीके से जिन्न है वो बोतल से बाहर निकल गया है। कई कांग्रेस शासित राज्यों ने जो है ये ओल्ड पेंशन स्कीम की घोषणा कर दी, तो मध्य प्रदेश में भी बीजेपी के लिए एक मुश्किल खड़ी कर सकता है, क्योंकि हिमाचल में जिस तरीके से इसको लेकर वातावरण तैयार हुआ था, जो संकेत आ रहे हैं कि कई कर्मचारी वर्ग, जो बड़ा कर्मचारी वर्ग है, वो ये चाहता था कि ओल्ड पेंशन स्कीम की घोषणा हो जाए। तो मध्य प्रदेश में भी आपने कहा कि हो सकता है कि अब आने वाले दिनों में इसकी मांग उठे फिर से। बिल्कुल, तो बहुत सारी बातें आपने की, लेकिन आशीष जी एक बात और है कि बीजेपी चुनाव के पहले, अभी तो 1 साल बचा है, लेकिन चुनाव होते थे उसके बाद बीजेपी अपने जिले में प्रशिक्षण वर्ग आयोजित करती थी। जो विकास खंड स्तर है, मंडल स्तर पर प्रशिक्षण वर्ग लगाती थी, और उसके बाद वो संभागों में होता था, और बाद में एक पूरा संविद प्रशिक्षण वर्ग होता था राजधानी भोपाल में, जो पूरे राज्य का होता था। पिछले कुछ सालों से, मैं कहूँगा पिछले करीब 7-8 सालों से इसमें बहुत कमी आई है, और उसी के चलते बीजेपी का जो संपर्क है, कार्यकर्ता का संपर्क है, वो मतदाताओं से कटा है, नेताओं का संपर्क कार्यकर्ताओं से टूटा है। तो कहीं ना कहीं ये जो कमी है, ये 2018 के चुनाव में दिखी थी, और उस कमी के चलते बीजेपी सरकार से आते आते छूट गई थी पीछे।
तो ये जो महत्वपूर्ण चीज़ है इस पर मैं लौटूंगा। राहुल जी, बीजेपी का फोकस ट्रिपल ए पर चल रहा है, आदिवासी, अन्नदाता और ओबीसी। ये जो मामला है कहीं ना कहीं ओबीसी का जो मसला है वो बीजेपी को दिक्कत देने वाला है, क्योंकि पिछले दिनों प्रीतम सिंह का एक मामला हुआ था, प्रीतम लोधी का। सबको याद होगा कि प्रीतम लोधी ने एक विवादित बयान दिया था, उसके चलते पार्टी ने उनको निकाल दिया और बाद में एक वो विद्रोही के रूप में जगह जगह जलसे भी कर रहे हैं, लोगों के साथ मिल रहे हैं, बैठ रहे हैं। और अगर इसको पार्टी ने मैनेज नहीं किया तो दिक्कतें हो सकती है ओबीसी वोटर को लेकर। आपकी राय कि ये डबल ए और ओ, आदिवासी, अन्नदाता और ओबीसी, इसमें बीजेपी क्या काम कर रही है, आपको क्या लगता है? राघवन जी, ऐसा है कि चुनावी वर्ष हुआ, मतलब बस कुछ ही दिन शेष बचे हुए हैं, 30 दिन के बाद में चुनावी मोड में आ जाएंगे। और चुनावी वर्ष जिस बार भी होता है, वर्ष जैसे ही खड़ा होगा चुनाव का, और जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जाएंगे वैसे वैसे जितने भी लोग जो सुप्त बैठे हुए थे, जो चुपचाप बैठे हुए थे, वो सीधे के सीधे सिर उठाने लगेंगे। तो ये तो प्रकृति है कि चुनाव के समय में ये होता ही है। अभी आदिवासी वर्ग भी डिमांड करेगा, अजा भी डिमांड करेगा, अपनी पिछड़ा वर्ग भी अपनी डिमांड करेगा, नगर कर्मचारी जो वर्ग है वो भी अपनी डिमांड करेगा, क्योंकि सब लोगों को ये पता है कि जो लोग, जो सत्ता में पार्टी बैठी हुई है, यदि उसको दोबारा सत्ता में आना है तो इन लोगों की मांग पूरी करना होगी। और ये लोग भी बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि यही वक्त है जब सत्ताधारी दल से डिमांड की जाए कि आपको दोबारा सत्ता में बैठना है तो फिर आप हमारी मांग पूरी कीजिए। तो ये तो स्थितियां बनी रहेंगी। लेकिन जहां तक शिवराज सिंह चौहान की बात है, तो शिवराज सिंह चौहान वन मैन आर्मी के रूप में अभी तक तो मैं उनको देखता आया हूं, चाहे सत्ता हो या संगठन हो, जहां जैसा मौका मिलता है शिवराज सिंह चौहान उस मोर्चे को संभालने के लिए बहुत ज्यादा, मतलब उनको मेहनत नहीं करना पड़ती। एक तो क्योंकि ये कहा जाए कि जमीन का नेता है, जमीन के लोगों को पहचानता है, उस नब्ज को पहचानता है जो कर्मचारी लेवल पर काम करती है, उस नब्ज को जानते हैं जो आदिवासी और किसानों के बीच में, अजगर जजा के बीच में काम करती है। तो वो लगभग मास्टर माइंड हो चुके हैं, उनको पूरा गणित पता है कि चुनाव को जीता किस तरीके से जाता है और कहाँ रणनीति विपक्ष की विफल की जा सकती है। तो इस मामले में उनका इस समय मध्य प्रदेश में कोई तोड़ नहीं है। तो इसको लेकर के यदि संगठन में बैठ करके प्रशिक्षण वर्ग की भी यदि बात होती है तो वो सिर्फ एक कार्यकर्ताओं को एकजुट करने की बात है। और जिस तरीके से आप इस समय देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश का राजनीतिक कलेवर जिस तरीके से बदला है राहुल गांधी की यात्रा को लेकर के, तो इस समय एक तनाव की स्थिति कहे जाए या चुनौती की स्थिति मान लें कि भारतीय जनता पार्टी के पास भी एक बहुत बड़ी चुनौती है जो कांग्रेस के साथ में फाइट करने की दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन अंदर ये चीज स्पष्ट दिखाई दे रही है कि भारतीय जनता पार्टी के पास में बहुत चुनौतियां हैं। अब रह गई बात भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की, तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जो संगठन से जुड़ा हुआ है, इसको हर बार जगाने की चेष्टा संगठन को करना पड़ती है। ये सबसे बड़ा दुखदायी स्थिति है, क्योंकि अब ये कार्यकर्ता जो है सत्ता में लगातार रहने के बाद में सुस्त हो गया है, इसको जगाने की और प्रशिक्षण की आवश्यकता पड़ रही है। राहुल जी, इसमें थोड़ी सी मेरी आपसे राय अलग है। बीजेपी का जो असली कार्यकर्ता है वो तो 50-60 की उम्र का माना जाता है, क्योंकि 20 साल तो भाजपा को सरकार में आए हुए हो गया। तो भाजपा का सरकार में आने के बाद का जो कार्यकर्ता है वो सत्ता वाला कार्यकर्ता है, इसलिए वो सिर्फ समय पे काम करेगा चुनाव के वक्त। और जो बीजेपी का पुराना कार्यकर्ता है वो 5 साल पूरे काम करता है, चुनाव हो ना हो तो वो काम करता है। बीजेपी की दिक्कत यह है कि उसने अपने उस 5 साल काम करने वाले कार्यकर्ता को हाशिए पर कर दिया है, और ये दिक्कत उसको चुनाव में देखी गई थी। खासतौर से अभी नगर निगम की हम बात करें, वहां उस कार्यकर्ता ने बता दिया कि उसकी अनुपस्थिति अगर होगी, आप उसको हाशिए पर करेंगे तो फिर बीजेपी 16 नगर निगम में से सिर्फ 9 पर रह जाएगी। ये जो चिंता की बात है बीजेपी के लिए, बिल्कुल सिर पर उसके चढ़ी हुई है चिंता। दूसरी बात जो आपने राहुल गांधी की बात की, वो कहीं ना कहीं राहुल गांधी की यात्रा से बीजेपी के भीतर भी चिंता है। मैं लौटूंगा, ये महत्वपूर्ण सवाल है। संजय जी, भाजपा का प्रशिक्षण वर्ग, भाजपा का जो खांटी कार्यकर्ता है उसका हाशिए पर जाना, और भाजपा के पास वो कार्यकर्ता की टीम काम कर रही है जो सिर्फ मौके पर काम करती है, चुनाव के में काम करती है, उसके बाद वो अपने धंधे पानी में जुटती है। धंधे पानी से तात्पर्य सिर्फ अब
सरकार का धंधा नहीं है, अब वो दलाली भी करने लगते हैं। तो बड़ा वर्ग ऐसा भाजपा के भीतर कार्यकर्ताओं के नाम पर दलाली करता है। तो प्रशिक्षण वर्ग में ऐसे लोगों की छटनी करने की भी जरूरत है और 50 के पार के कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने की जरूरत है। पीढ़ी बदलाव के नाम पर आपने जिनको हाशिए पर कर दिया है, उसकी वजह से आप 7 नगर निगम हार गए हैं और ये खतरा आपको चुनाव में भी दिखेगा, खासतौर से विधानसभा के। आपकी राय, राहुल गांधी की यात्रा का असर भाजपा को चिंतित किए हुए है और कार्यकर्ताओं की सुस्ती, ये दोनों चीजें चिंता में डाल रही है। देखिए, कार्यकर्ताओं की सुस्ती, बिल्कुल, ये इस विषय पे भी आपने बहुत बार चर्चा की है। मुझे लगता है इसीलिए भी आवश्यक है क्योंकि वाकई ये सच है कि जब लगातार सत्ता में रहते हैं तो एक उसमें भाव आ जाता है कि सरकार तो हम बना ही रहे हैं, तो इसके कारण कार्यकर्ता भी थोड़ा आरामदेह हो जाता है। मगर लेकिन अभी इस समय संगठन में, भाजपा में कई तरह की बातें आती हैं, जैसे परिवारवाद को लेके भी बात उठती है कि ये नहीं करना है। जेपी नड्डा साहब कह रहे हैं कि परिवारवाद की पार्टी नहीं है ये, बीजेपी तो कार्यकर्तावादी पार्टी है। तो एक ये, दूसरी तरह वो संगठन के जो हालात हैं उस पर भी चिंता करती है। तो प्रशिक्षण वर्ग से कई तरह के एक जनरेशन के जो चेंजेस हैं और संगठन के जो कहाँ लूज पोल हैं उस पर चर्चा होती है। बिल्कुल। लेकिन बीजेपी सामने से भले ही ना माने, लेकिन आज ये 3-4 चीजें जरूर सरकार को चिंता में डाली है, भाजपा को खास तौर से जी। कि एक तो राहुल गांधी की यात्रा, जिस पर का जिक्र भी आपने किया कि राहुल गांधी की यात्रा, ये भले ही आज इसकी टैक्टिक्स कुछ भी कह ली जाए या कुछ भी कर ली जाए, अभी लगातार एक जैसे पाकिस्तान जिंदाबाद का वीडियो की चर्चा हुई, तो इस पे भी ये तो करना पड़ा। अब जो कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी ने सब किया है, लेकिन अब ये सच्चाई क्या है ये तो आगे वक्त बताएगा। ये बताता है कि बीजेपी राहुल गांधी की यात्रा में जो भीड़ आ रही है, जो राहुल गांधी यात्रा में लोगों से मिल रहे हैं, उससे भाजपा जरूर चिंतित हुई है। और जो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे हैं, ये उसी चिंता को दर्शाता है। कहीं ना कहीं ये चीजें बताती है कि बीजेपी इस मामले में बहुत परेशान भी हो सकती है आगे जाकर। आशीष जी, आपको लगता है कि एक चीज और मैं जोड़ना चाहूंगा कि अभी जो महाकाल में जो साष्टांग दंडवत किया राहुल गांधी ने, इसको बीजेपी ने अंदर खाने में बड़ी चर्चा का विषय है कि मतलब अब उनको लग रहा है कि हिंदुत्व का मुद्दा जो हम लेके चलते हैं हमेशा, शायद उसको भी कहीं ना कहीं राहुल गांधी उसको बराबर करना दें, कहीं कांग्रेस के लिए ये अच्छा मुद्दा साबित ना हो जाए। बिल्कुल आशीष जी, दरअसल बीजेपी से जो नाराज वोटर है वो राहुल गांधी की जो भाव भंगिमाएं हैं, मंदिरों में जाना, लोगों से बात करना, रास्ते चलते बच्चे को गोदी में उठा लेना, उसके बाद जो युवा लोग हैं उस पर फोकस करना, तो वो तमाम चीजें हैं। आदिवासियों का वोट बैंक, किसानों का वोट बैंक, पिछड़े वर्ग का वोट बैंक, फिर राहुल गांधी की यात्रा का असर, इसके बाद एंटी इनकम्बेंसी, और फिर 50 साल के जो कार्यकर्ता हैं जिनकी उम्र 50 हो गई है, 60 हो गई है, उनका हाशिए पर जाना कहीं ना कहीं बीजेपी को बताता है कि आने वाले चुनाव के जो दिन है वो बहुत मुश्किल भरे होने वाले हैं। प्रशिक्षण वर्ग में आप लोगों को प्रशिक्षित कर सकते हैं, लेकिन जो नाराज कार्यकर्ता उसको कैसे सक्रिय करेंगे, ये चिंता आने वाले दिनों में हमको नजर आएगी। अभी से हम इसकी चर्चा कर रहे हैं, आपकी राय। बदलाव के नाम पर, आप जो नए युवाओं को आगे लाने के नाम पर, जो आपने कमिटेड वोटर, जो आपने बिल्कुल कहा कि 20 साल सत्ता में रहने के पहले जो आपका वास्तविक, जो विपक्ष में रहते हुए आपके लिए काम करता था, वो कार्यकर्ता एक तरीके से कहीं ना कहीं आप नए युवाओं को आगे लाने के नाम पर आपने उसको भी जोड़ना पड़ेगा। आप ये ठीक है, घर में भी आप बड़े और युवाओं को, नए पीढ़ी को मौका देते हैं, लेकिन इसमें ये हो सकता है कि पुराने और नए दोनों का मिलकर आप एक तालमेल बनाने की कोशिश करें। और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि इस तरीके जो वातावरण है, पिछले 18 साल से आप सत्ता में हैं, तो उसकी एंटी इनकम्बेंसी का प्रभाव कहीं ना कहीं दिख रहा है। और हम देख रहे हैं गुजरात के चुनाव में भी कि आपको जो प्रादेशिक मुद्दे हैं उससे हटकर राष्ट्रीय मुद्दों की बात करनी पड़ रही है, तो कहीं ना कहीं किस असर है, क्योंकि सकारात्मक वोट बहुत 18 साल की एंटी इनकम्बेंसी हो जाएगी, उसके बाद सकारात्मक वोट मिलना थोड़ा मुश्किल होता है, हालांकि प्रयास हो रहे हैं। तो ये सारी कोशिशें आपको करनी पड़ेंगी, चाहे आप कार्यकर्ता को, जिस तरीके से हमने कहा कि आप नई पीढ़ी को जोड़ रहे हैं, लेकिन उनके साथ पुरानी को आप तालमेल बना के साथ चले। और साथ साथ जो मैंने कहा कि आपका वही पुरानी पद्धति, नए जो अपने वोटर्स हैं, आपने अलग अलग आदिवासी वोट, युवाओं के वोट, जो ओबीसी वोट है, वो जिस तरीके से 2018 में बिखराव हुआ था, उस बिखराव को आप कहीं ना कहीं रोकने का प्रयास करना पड़ेगा। जी राघवेंद्र जी, आप कुछ कह रहे हैं। आशीष जी, दरअसल सवाल वही है कि आप अगर पीढ़ी परिवर्तन के नाम पर पुराने कार्यकर्ता जो वोट को आपके मतदान केंद्र में लाने की क्षमता रखता है, उसको अगर आप किनारे करेंगे तो वो घर बैठ जाएगा।
तो जो आपके नए कार्यकर्ता जो व्हाट्सएप पर चलते हैं, जो सोशल मीडिया पर चलते हैं, उनमें इतनी क्षमता नहीं है कि वो वोटर को घर से निकालकर मतदान केंद्र तक लेकर आ पाए। कहीं ना कहीं इसका एक छोटा सा शो हुआ है, और वो शो हुआ है नगर निगम के चुनाव में। आप उसको छोटा शो मान लीजिए, ये छोटे पर्दे की फिल्म का था। जैसे ही आप विधानसभा चुनाव में आएंगे तो फिर ये बड़े पर्दे पर इसके नुकसान आपको दिखेंगे। तो कहीं ना कहीं प्रशिक्षण वर्ग के जरिए बीजेपी अपने लोगों को समझा सकती है, लेकिन हाशिए पर बैठे कार्यकर्ता को जब तक आप नहीं मनाएंगे तो अभी आपने 7 नगर निगम खोई है। अगर आपने 7 विधानसभा सीट भी खो दी तो आप पिछली बार तो 7 वोटों से हार गए थे, 7 विधायक कम थे, आप सत्ता से बाहर हो गए थे। तो कहीं ना कहीं ये मुद्दा जरूर पकड़ना पड़ेगा। प्रशिक्षण वर्ग अपनी जगह है, आदिवासी वोट बैंक अपनी जगह है, अन्नदाता अपनी जगह है, कर्मचारियों को पेंशन देना अपनी जगह हो सकता है, लेकिन कार्यकर्ता अगर सक्रिय नहीं हुआ तो नए कार्यकर्ताओं के बूते का ये मामला नहीं है। नगर निगम चुनाव में आपको इसका थोड़ा सा ट्रेलर दिख गया है। डॉक्टर राहुल जी, आपकी इसमें राय कि भाजपा का प्रशिक्षण तो ठीक है, लेकिन प्रशिक्षित कार्यकर्ता उसको आपने घर बैठा दिया तो कैसे काम चलेगा? कि राघवेंद्र जी, क्या सीधी सीधी बात कहूं मैं कि दवाई के प्रिस्क्रिप्शन से को पढ़ लेने से मरीज कभी ठीक नहीं हो सकता। दवाई तो खाना पड़ेगी। अब ये प्रशिक्षण वर्ग भी ऐसा ही होता है कि अब वहां जो बैठा हुआ जिसको आप प्रशिक्षित कर रहे हो वो वाकई में चेतना को ग्रहण करेगा, आपकी बातों को सुनेगा, समझेगा और कार्य रूप देगा कि नहीं देगा। लेकिन राहुल जी, उसकी बात को कौन सुनेगा? कार्यकर्ता की बात को क्या वोटर सुनेगा? क्योंकि उसकी इतनी हैसियत नहीं बन पाई। हाँ, नहीं, कार्यकर्ताओं की हालत, राघवेंद्र जी, कार्यकर्ताओं की हालत जब भी सत्ता में लगातार लंबे समय तक यदि आप बैठे रहें तो उसमें होता यह है कि जो कार्यकर्ता, जो युवा कार्यकर्ता, मतलब जो नया कार्यकर्ता जुड़ रहा है आपकी पार्टी के साथ में, आपके दल के साथ में, उसकी उपेक्षा होती ही है। और भारतीय जनता पार्टी लगातार सत्ता में रही है तो आप कभी, इस समय देख रहे हैं आप, जो युवा 18 से लेकर के 22-24 साल तक का जो युवा भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है उसकी उपेक्षा हुई है और वही आक्रोशित हुआ है और उसी को समझाने की चेष्टा की जा रही है। तो इतने कम समय में वो समझ जाएगा और उसको मौका मिल जाएगा और वो क्या भारतीय जनता पार्टी के साथ में जुड़ करके बूथों तक जा पाएगा, ये पॉसिबिलिटी नहीं दिखाई दे रही। दूसरी चीज, जो सोशल मीडिया का जो प्लेटफॉर्म चल रहा है, ये सोशल मीडिया का जो मैंने आपसे पहले बोला था कि ये प्रिस्क्रिप्शन है सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता ना ही किसी दल का है, ना किसी दल के साथ जुड़ करके वो मतदान के समय काम करेगा। ये सिर्फ फेसबुकिया है और फेसबुक पर, ट्विटर पर, व्हाट्सएप पर खेलता रहेगा, लेकिन ये मैदान में नहीं उतरेगा। बिल्कुल। आशीष, मैं दोबारा क्रम बदल रहा हूं। आशीष जी, अंतिम टिप्पणी के लिए मैं संजय के पास आऊंगा, लेकिन उसके पहले आपसे पूछूंगा, आपने चूंकि गुजरात चुनाव का जिक्र किया है, तो सरकार में रहने के बाद जो कार्यकर्ता आपके साथ जुड़ता है वो गुड़ की मक्खी की तरह होता है। चूंकि आप सत्ता में इसलिए वो जुड़ गया है, वो अपने काम तो करा लेगा, लेकिन पार्टी का कितने काम आएगा ये बड़ा मुश्किल होता है। हम बार बार जिक्र कर रहे हैं कि वो जो पुराना कार्यकर्ता, खांटी कार्यकर्ता 2003 के पहले वाला, अगर वो किनारे होगा तो फिर बीजेपी सरकार में मुश्किल से आ पाएगी। उसको बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। प्रशिक्षण कितने भी कर लें, कितने भी आप टिप्स दे दें, बहुत 2-3 वाक्यों में आपकी राय। बिल्कुल, आपने ठीक कहा। गुजरात में भी यही हो रहा है कि लगातार जो पिछले करीब 25-30 सालों से आप सत्ता में हैं, तो नई पीढ़ी को संघर्ष की कीमत नहीं पता है। तो इसलिए वो जो कार्यकर्ता जिसने विपक्ष में रहते हुए आपके लिए मेहनत की है, आप कहते गुड़ चना खाकर जिसने काम पार्टी के लिए काम किया, मध्य प्रदेश में भी ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो सेव परमल खा के जिन्होंने बीजेपी के लिए काम किया है। अब कहीं ना कहीं हमने पीछे 2018 में जब विपरीत परिणाम आए थे तो बीजेपी के जो कमिटेड जो कार्यकर्ता थे वो थोड़े से प्रसन्न भी हुए थे। ठीक है, थोड़ा सा पता चलेगा कि वास्तविक कार्यकर्ता कौन है। बिल्कुल वही प्रसन्नता नगर निगम चुनाव में हार से भी देखी गई है। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये आप हुआ है। जिस रतलाम और उज्जैन जैसे परिणाम आप देखें, बहुत कम मार्जिन से आप चुनाव जीते हैं। जो आपके गढ़ हुआ करते थे, जिन्होंने कुछ दिन पहले आपको भारी भरकम जीत दी थी, इतना अंतर रहता था दोनों जगहों पर, वहां आप बिल्कुल किनारे पर आकर जीते हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो आपकी परंपरागत सीटें हैं वो ये बता रही हैं कि अगर आपने कार्यकर्ता की उपेक्षा की तो उसकी नाराजगी जो है आप पर भारी पड़ सकती है। किनारे पर जीते हैं, किनारे पर जीते हैं तो किनारे पर आपकी नाव डूब भी सकती है। संजय जी, आपकी अंतिम टिप्पणी कि मामला सिर्फ प्रशिक्षण वर्ग तक नहीं रहेगा, इसमें कार्यकर्ताओं को सक्रिय करना पड़ेगा और वो कार्यकर्ता जो वोटरों को मतदान केंद्र तक लेकर आ पाए, क्योंकि
वो कार्यकर्ताओं की हैसियत आपको बढ़ानी पड़ेगी। बहुत संक्षेप में आपकी राय। बिल्कुल, आज यही कहा शिवराज जी ने, प्रशिक्षण वर्ग में परिश्रमी कार्यकर्ताओं को बड़ा परिश्रमी और सब मेहनती बताया और उनको बूस्टअप किया, और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि अभी से जुड़ जाएं चुनाव में। यानी ये उनका संगठन के लेवल पे कितना गहरी पकड़ है कि वो चाहते हैं कि सत्ता तो अपना अच्छा काम कर रही, मगर आप संगठन में हैं, कार्यकर्ता हैं, तो आप अभी से जुट जाएं, बिल्कुल, तब जाके सरकार आने की बात हो। तो कुल मिलाकर आशीष जी ने जो कहा कि किनारे पर आप जीते थे, किनारे पर आप डूब भी सकते हैं, हार भी सकते हैं। तो कुल मिलाकर कार्यकर्ताओं पर फोकस है, आदिवासियों पर फोकस है, ओबीसी पर फोकस है, और आने वाले दिनों में सरकार और संगठन कर्मचारियों पर भी फोकस करेगा। लेकिन हम कह रहे हैं कि ये कार्यकर्ताओं पर फोकस करने की बात भी है, खासतौर से वो जो 50 के पार है। तीनों मेहमानों का मैं धन्यवाद करूंगा। आशीष जी आपका भी, राहुल जी आपका भी, संजय जी आपका बहुत बहुत साधुवाद कि आपने चर्चा में हिस्सा लिया। तो बीजेपी वोटर रिझाने के मंत्र पर काम तो कर रही है, लेकिन जब तक कार्यकर्ता सड़कों पर मतदाता से संपर्क नहीं करेगा, मतदान केंद्र तक वोटर को नहीं लाएगा, तो मैदान बहुत मुश्किल के है, दिल्ली बहुत दूर हो जाएगी। बखबर में आज सिर्फ इतना ही। कल किसी और मुद्दे पर बात करेंगे, तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND 24।